नमस्कार सभी को। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सीरीज में ये मेरा दूसरा वीडियो है। ये जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इससे अपन आज ये वीडियो चालू कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फुल फॉर्म ऑफ NTFS? NTFS की पूरा नाम क्या है? तो न्यू ट्री फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेबल फाइल सिस्टम या बी और सी दोनों? तो इसका सही आंसर है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, ये विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इन्वेंटेड है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ये काम में आता है। इसके अलावा जो है फेट, FAT, फेट, EXT और HFS, ऐसे कई फाइल सिस्टम्स हैं जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में काम में आते हैं। अब बेसिकली जो फाइल सिस्टम होता है वो एक स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेटा को स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है और मैनेज करता है फाइल और डायरेक्टरीज के रूप में। ठीक है, अब ये फाइल और डायरेक्टरीज क्या चीजें होती है? तो जो सबसे बेसिक एलिमेंट है वो है डेटा। ठीक है, जब मीनिंगलेस डेटा को हम प्रोसेस कर देते हैं या अरेंज कर देते हैं मीनिंगफुल ऑर्डर में, तो वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। उसको क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। और ग्रुप ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन कॉल्ड फाइल। जो एक जैसी सूचनाओं का समूह क्या कहलाता है? फाइल कहलाता है। एक दूसरे से संबंधित सूचनाओं का समूह फाइल कहलाता है। और संबंधित फाइलों का समूह, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइल्स कॉल्ड डायरेक्टरी और फोल्डर। अगर विंडोज की बात करें तो हम फोल्डर बोलेंगे और इसका जो बेसिक जो नाम है वो है डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये जो फाइल सिस्टम की जर्नी है इसके बारे में अपन थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप ये चीजें नोट भी करते रहें साथ की साथ ही, है ना। और इसके ऊपर यदि आपको आवश्यक लगे तो मैं सेपरेट वीडियो भी आपको ट्यूटोरियल भी दे दूंगा फाइल सिस्टम के ऊपर। ठीक है, जो NTFS फाइल सिस्टम है वो जैसा कि मैंने आपको बताया, माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया था विंडोज NT, वहां से इसकी शुरुआत हुई। इससे पहले जो था वो विंडोज 95 और यहाँ तक कि विंडोज 98 तक फेट फाइल सिस्टम काम में आता था। फेट की फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, और जो फेट था वो विंडोज डॉस इनके अंदर विंडोज फैट 16 काम में आता था, फैट 16 काम में आता था। यानी कि ये फाइल को स्टोर करने के लिए जो उसका मेटा डाटा करता था वो रखता था अपने पास में 16 बिट फॉर्मेट के अंदर। फिर इसका विंडोज 98 से इसका दूसरा वर्जन भी आया, वो था फेट 32। ठीक है, ये बिट है जो डेटा स्टोर करने के लिए जो स्ट्रक्चर है उसमें उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको जब माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में बताया था उस समय भी मैंने इन चीज़ों को क्लियर किया था। तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के MS डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 98 तक ये काम में आया। उसके बाद में विंडोज का एक वर्जन आया विंडो NT, नेटवर्क बेस्ड सिस्टम था, उसके अंदर NTFS फाइल सिस्टम काम में आया, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है
है ना, ये डिफरेंट लोकेशंस पे डेटा और फाइल्स को स्टोर कर सकता है, मल्टीपल लोकेशंस पे, और आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हुआ एनटीएफएस और फेट के बारे में। इसके अलावा भी कुछ अदर पॉपुलर जर्नल यूज जो हैं वो फाइल सिस्टम्स हैं। उनमें से जो अपना फाइल सिस्टम जो आपके को नोट करके रखना है, आपको ध्यान में रखना है, वो है फेट तो मैंने आपको बता दिया, एनटीएफएस भी बता दिया, एक है ईएक्स फाइल सिस्टम, ईएक्सटी फाइल सिस्टम, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। ठीक है, ये मोस्टली लाइनेक्स और यूनिक्स के अंदर काम में आता है, लाइनेक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स बेस या यूनिक्स बेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके अंदर ये कॉमनली काम में आता है। लाइनेक्स बेस के अंदर एक लाइनेक्स हुआ, उबंटू हुआ, फेडोरा हुआ, है ना, डार्बियन हुआ, लाइनेक्स मिंट हुआ। ठीक है, तो इनके अंदर ये जनरली काम में आता है। फिर एक दूसरा जो ऑपरेटिंग फाइल सिस्टम है वो है एच एफ एस, हेरार्चिकल फाइल सिस्टम। ठीक है, ये फाइल सिस्टम जो था वो काम में आता था मैक ओएस के, जो एप्पल का ओएस है ना, मैक ओएस, उसके अंदर ये काम में आता था। और उसके बाद में इसका लेटेस्ट वर्जन जो आया वो आया एपीएफएस, ये है एप्पल फाइल सिस्टम। ठीक है, और ये जो है मैक ओएस में और आईओएस में, ये दोनों ही एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईओएस जो है वो मोबाइल डिवाइसेस के अंदर, टैबलेट्स के अंदर, इनके अंदर काम में आता था। और मैक ओएस जो है वो नोटबुक, लैपटॉप्स जो एप्पल्स के आते हैं, एप्पल के आते हैं, उसमें काम में आता था। ठीक है, क्लियर है ये बात? आगे बढ़े। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज पिंग यूज, विच प्रोटोकॉल डज पिंग यूज। पिंग जो है वो किस प्रोटोकॉल को काम में लेती है? ये एक नेटवर्क यूटिलिटी है पिंग, उससे हम नेटवर्क के ऊपर किसी भी होस्ट की अवेलेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए काम में लेते हैं। ये इनबिल्ट होती है विंडोज के अंदर, लाइनेक्स के अंदर। तो सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल इस सेट ऑफ रूल्स है जो गवर्न करता है कि कोई भी काम नेटवर्क के ऊपर कैसे किया जाना है, यानी से एक नियमों का एक समूह जो ये बताता है कि नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन कैसे किया जाना है। तो ये जो ऑप्शन है उसके अंदर पहला है टीसीपी। टीसीपी का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद में एआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। उसके बाद में आईसीएमपी, इसका मतलब है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, और उसके बाद में बूट पी यानी बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल। तो जो टीसीपी प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल आईएसओ मॉडल पे ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर काम करने वाला प्रोटोकॉल है। और ये जो इंफॉर्मेशन जब नेटवर्क के अंदर ट्रांसमिट होती है तो वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है। तो ये जो प्रोटोकॉल है वो पैकेट्स को सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रांसमिशन की फैसिलिटी उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो यानी ये पिंग के अंदर ये तो काम में नहीं आता है। थोड़ा सा इसके बारे में आप नोट कर लीजिए, ये रिलायबल प्रोटोकॉल है और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड, एक होते हैं कनेक्शन लेस।
ठीक है, तो जो टीसीपी है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, यानी कि इसके इस प्रोटोकॉल ये जो प्रोटोकॉल है ये तब काम करता है जब दो मशीन्स के बीच में नेटवर्क के ऊपर पहले कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया हो और पाथ डिसाइड हो गया हो कि हमें इस रास्ते से डेटा को भेजना है। ठीक है, दूसरा ये फुल डुप्लेक्स है। इसका मतलब ये है कि आप इस प्रोटोकॉल की हेल्प से बोथ डायरेक्शन मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास में बी ऑप्शन एआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या करता है कि जो आईपी एड्रेस होता है, एक लॉजिकल एड्रेस होता है नेटवर्क के ऊपर, प्रत्येक होस्ट का, प्रत्येक नोड का, ये एक ही चीज है, या आप कह लो नेटवर्क के ऊपर हर कंप्यूटर का। ठीक है, तो एक लॉजिकल एड्रेस होता है, उस एड्रेस को कहते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, और एक उसी कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस होता है या हार्डवेयर एड्रेस होता है, उसको कहते हैं अपन मैक एड्रेस। ठीक है, तो आप ये टर्म याद रखें, आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस होता है ना, और इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी का मतलब, आई का मतलब इंटरनेट, पी का मतलब प्रोटोकॉल। तो ये कैसा होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, ये लॉजिकल एड्रेस होता है। दूसरा जो है नेटवर्क के ऊपर जो कंप्यूटर हैं उनका होता है मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसकी फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये होता है फिजिकल एड्रेस। ठीक है, तो जो एआरपी प्रोटोकॉल है ये क्या करता है, लॉजिकल एड्रेस यानी आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस प्राप्त करने के लिए काम में आता है। क्लियर? तो ये भी क्लियर हो गया आपको कि भाई ये भी पिंग में काम नहीं आता है, क्योंकि पिंग तो एक डायनोस टेस्ट यूटिलिटी है। तो ये दोनों तो ये काम करते हैं। चलो इसके बारे में थोड़ा सा अपन और डिटेल ले लेते हैं, आईपी एड्रेस क्या होता है, कैसे होता है। देखो, आईपी एड्रेस दो तरीके के होते हैं, दो वर्जन उपलब्ध हैं, एक तो है IP4 और दूसरा है IP6। ठीक है, जो IP4 है वो 4 बाइट काम में लेता है। तो 4 बाइट का मतलब हो गया 32 बिट। 4 बाइट का मतलब हो गया 32 बिट। ठीक है, और ये एड्रेस जो है ये डोटेड फॉर्म में लिखा जाता है। डोटेड फॉर्म का मतलब है, मैं आपको पहले डेसिमल में बता देता हूँ एक एग्जांपल से, जैसे 192.168.1.1। ठीक है, ये इसका डेसिमल हुआ, डेसिमल फॉर्मेट हुआ। तो ये 4 पार्ट के अंदर है, और हर पार्ट जो है वो अगर बाइनरी में बात करें तो 1 बाइट के बराबर होता है, 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है, अगर अपन इसको बाइनरी फॉर्मेट में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे 110111101, इस तरीके से फिर डॉट लगा देंगे, फिर 8 लिखे। अब जैसे अपन को एक ही लिखना है तो अपन को 7 बार जो है
0 लगाने पड़ेंगे और एक 1 लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हम 4 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। तो इसमें जो शुरू के 2 पार्ट हैं ये नेटवर्क आईडी के पार्ट होते हैं, और जो लास्ट के 2 पार्ट होते हैं ये होस्ट आईडी के पार्ट होते हैं, होस्ट नेटवर्क के पार्ट होते हैं। ठीक है, इसको अपन आगे नेटवर्किंग में डिटेल से आईपी एड्रेसिंग, क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग, क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अपन उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये एआरपी अपन ने जो अभी समझा उसके हिसाब से पिंग के साथ में काम नहीं आता है। अब आता है आपके आईसीएमपी। आईसीएमपी क्या है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। क्लियर है? ये जो प्रोटोकॉल है ये एरर रिपोर्टिंग के काम में आता है। जो अगर आपका होस्ट यदि नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल नहीं है या कनेक्टेड नहीं है या कोई भी ऐसी कोई बात है जिसके कारण जो है कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, तो ये प्रोटोकॉल जो है वो आपको एरर रिपोर्ट देता है कि होस्ट जो है जिससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो अब ये जो प्रोटोकॉल है यही प्रोटोकॉल इसके साथ में काम आता है, क्योंकि पिंग जो है वो टेस्टिंग और डायग्नोस करने की यूटिलिटी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हुआ सी। आगे बात समझ में? अब अपने पास में बचता है बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल है या बूट पी प्रोटोकॉल। बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल जो होता है ये क्या करता है कि नेटवर्क के ऊपर जो है किसी सिस्टम को बूट करने के लिए काम में आता है। ठीक है, ये भी इंटरनेट प्रोटोकॉल है, और ये क्या करता है आईपी एड्रेस से कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग होके और किसी सिस्टम को नेटवर्क के ऊपर बूट करने के लिए काम में आता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि ये पिंग काम कैसे करती है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके। तो आप ध्यान दें, आप क्या करें कि रन में जाके और सीएमडी टाइप करके या कमांड विंडो इस तरीके से आप खोल लें। ठीक है, अब ये आपके सामने कमांड इंटरफेस आ गया। अब आप इस पे लिखें पिंग। ठीक है, और पिंग के बाद में आप जिस भी आईपी एड्रेस को ट्रेस करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, वो डालते हैं। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ 192.168.1.1 और ये एंटर दबा दिया। तो अब आप ये देखिए यहाँ से रिप्लाई आ रहा है ना? ये रिप्लाई आ रहा है, और जो डेटा सेंड किया कितने का किया? 32 बाइट का। ठीक है, 32 बाइट का डेटा सेंड करने का मतलब क्या हुआ कि हमने जो ये एड्रेस लिखा था आईपी एड्रेस, ये कितने का बताया था मैंने आपको? 32 बिट का, है ना? तो ये 32 बिट का जो एड्रेस है वो, और उसके लिए जो पैकेट बना वो मिला के जो डेटा ट्रांसफर हुआ वो हुआ 32 बाइट का। ठीक है, और इसका ये रिप्लाई आया, है ना? तो नीचे स्टेटिक्स आई है, पैकेट सेंड 4, ये देखो 1 2 3 4 सेंड हुए, और रिसीव 4 यानी वापस 4 रिसीव भी हुए। ठीक है, लॉस कितना हुआ? 0, यानी कोई भी लॉस नहीं हुआ। अप्रोक्सीमेट रूट ट्रिप टाइम, है ना, इन मिली सेकेंड। रूट ट्रिप टाइम का मतलब है कि रिक्वेस्ट जनरेट हुई, रिक्वेस्ट सेंड हुई, सेंड होने के बाद में रिप्लाई प्राप्त हुआ, इसमें जो समय लगा उसको हम क्या कहेंगे? राउंड ट्रिप टाइम। ठीक है, तो ये 1 ms था मिनिमम, मैक्सिमम था 2 मिली सेकेंड, और एवरेज था 1 मिली सेकेंड। ये इस तरीके। इसके अलावा आप अगर आपको कोई वेबसाइट चेक करनी हो कि वो अभी अवेलेबल है या नहीं है, तो आप उसको डायरेक्ट आईपी एड्रेस की जगह
वो वेबसाइट भी आप उसके अंदर डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ डाल रहा हूँ www.google.com। तो ये देखो पिंग कर रहा है, ये उसका आईपी एड्रेस है जिससे ये पिंग हो रहा है, और 4 पैकेट सेंड किए हैं, रिसीव 3 किए हैं और एक का लॉस हुआ है, यानी 25% लॉस हुआ है, और ये इसका राउंड ट्रिप टाइम है। तो ये मैंने आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी बता दिया ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आगे बढ़े। ये अपने पास में नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, इफ यू विश टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द नेटवर्क, यदि आप ये चाहते हैं कि आपके नेटवर्क की लेंथ आप बढ़ा दें, यानी उसमें और नोड जोड़ दें, कंप्यूटर जोड़ दें, विदाउट हैविंग द सिंगल डिग्रेड, बिना सिग्नल्स को डाउन किए, कम किए, तो आप क्या काम में लेंगे? तो इसको आप नोट करते रहें जो जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही हल हो रहा है अपना, लेकिन उसके अंदर जो टर्म्स आ रही हैं वो आपके कई चीजें क्लियर कर देंगी, और बहुत सारे क्वेश्चन आप इसी एक क्वेश्चन के ऊपर जो है वो कर पाओगे। तो पहला है अपने पास में ऑप्शन आता है गेटवे। गेटवे क्या करता है? गेटवे जो है वो दो नेटवर्क्स को जोड़ने के काम में आता है जो अलग अलग प्रोटोकॉल काम में लेते हैं, है ना। गेटवे उन दो नेटवर्क्स को, डी सिमिलर नेटवर्क्स को, जो दो नेटवर्क सिमिलर नहीं है, सिमिलर क्यों नहीं है कि दोनों ही नेटवर्क अलग अलग प्रोटोकॉल काम में लेते हैं ट्रांसमिशन के लिए, तो ऐसे नेटवर्क जो सिमिलर नहीं है उनको जोड़ने के लिए जो है गेटवे काम में आता है। क्लियर है? उसके बाद में आता है राउटर। राउटर क्या करता है कि सिमिलर नेटवर्क के ऊपर पैकेट्स को राउट करने के लिए काम में आता है। राउट का मतलब दिशा देने के लिए, डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचाने के लिए, उसे किस पाथ पे जाना है ये काम करने के लिए राउटर काम में आता है। ठीक है। तीसरा आता है मोडेम। मोडेम दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एमओ मॉड्यूलेशन, डीईएम डी मॉड्यूलेशन। ठीक है। ये डायल अप नेटवर्किंग के अंदर काम आने वाला डिवाइस है। डायल अप नेटवर्क से इंटरनेट जब चलाया जाता था, टेलीफोन लाइन से जब इंटरनेट चलाया जाता था, तो मोडेम काम में आता था। आजकल तो राउटर ही इंस्टॉल करने लगे सब जगह, क्योंकि जो ब्रॉडबैंड आ गया, अब अपने पास में फाइबर ऑप्टिक्स आ गया। ये डायल अप नेटवर्क की बात है। ये डीएसएल लाइन के ऊपर काम करता था। डीएसएल का मतलब है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है। मॉड्यूलेशन का मतलब ये होता था कि जो नेटवर्क से जब नेटवर्क में कोई कम्युनिकेशन होता है तो वो दो फॉर्मेट में होता है, एक तो डिजिटल में और एक एनालॉग में। जब कंप्यूटर के अंदर से कोई डेटा ट्रांसमिट होगा तो उसका जो मूल स्वरूप है, वो जो मेन फॉर्म है उसकी, वो होती है डिजिटल, यानी 0 1 के फॉर्मेट में। और जब वो लाइन के ऊपर जाता है, टेलीफोन लाइन के ऊपर, तो वो करंट के रूप में जाता है, सिग्नल्स वेव के रूप में जाता है, तो एनालॉग करंट के रूप में जाता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने के लिए बीच में जो है एक डिवाइस डाल दिया गया जो है मॉडेम। ठीक है। ये डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो ये जो प्रक्रिया है, डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन और एनालॉग टू डिजिटल डी मॉड्यूलेशन। ठीक है। फिर आता है अपने पास में रिपीटर। रिपीटर क्या करता है कि जो सिग्नल्स नेटवर्क के अंदर फ्लो हो रहे हैं उनको रिपीट या रीजनरेट करने के काम में आता है। ठीक है। जब दूरी ज्यादा हो जाती है एक नोड से दूसरे नोड की, तो उसके बीच में सिग्नल्स ड्रॉप होने लग जाते हैं, और जब ड्रॉप होने लग जाते हैं तो उनमें बीच में रिपीटर लगा दिया जाता है ताकि जो है प्रॉपर सिग्नल अपनी क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेंथ के साथ में डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ डी, है ना। और रेजोनेटर क्या होता है कि
एक तरीके से नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के काम में आता है। ठीक है, ये कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, तो ये ऑप्शन पे अपन को ध्यान ही नहीं देना। और इन चार के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पे चले। हाँ, अब आया ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल ए कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। ठीक है, ये कह रहा है एक निर्देशों की सीरीज, है ना, जो कंप्यूटर को ये बताए कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो मैं आपको, बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो आपको इसके लिए इसको मैंने शामिल कर लिया था। तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन और सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाता है प्रोग्राम। ठीक है, और एक सिंगल इंस्ट्रक्शन जो है वो कहलाता है कमांड। ठीक है, कमांड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर, अक्षरों का एक कॉम्बिनेशन, एक संयोजन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, जैसे अभी अपन ने पिंग कमांड डाली थी, तो पिंग जो थी वो एक कमांड थी। ठीक है, नेटवर्क यूटिलिटी तो है, लेकिन अपन ने जब उसको डॉस में डाला तो वो एक कमांड थी। ऐसे ही मैंने दो तीन कमांड और भी लगाई थी, जैसे CLS क्लियर स्क्रीन वगैरह। तो वो करेक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है जो किसी एक विशिष्ट कार्य को करता है। ठीक है, और प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन या ग्रुप ऑफ कमांड या सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसका सही आंसर हुआ ए। ठीक है, यूजर रेस्पॉन्स का मतलब जब यूजर किसी चीज को इंटरेक्ट करे तो वो यूजर रेस्पॉन्स। प्रोसेसर का मतलब अपना CPU जो प्रोसेस का काम करे। तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये आ गया, विच प्रोग्राम रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइल। वो कौन सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम्स हैं जो फाइल की साइज को रिड्यूस करने के यानी कम करने के काम में से आते हैं, सो दैट दे ऑक्यूपाई लेसर स्पेस ऑन द डिस्क, जिससे कि वो डिस्क यानी जो हमारा स्टोरेज मीडियम है उसके ऊपर कम जगह घेर पाए। तो रिड्यूस करने का मतलब कंप्रेस करना, है ना। और कंप्रेस करने के लिए इसमें ऑप्शन अपन को सी दिखाई दे रहा है, फाइल कंप्रेशन टूल। ठीक है, तो फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम जैसे विनरार है, जिप है, विन जिप, है ना, और 7Z है, टार है। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं, और इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी फाइल को की साइज को हम रिड्यूस कर सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिकली देखना चाहो तो आप अपने कंप्यूटर के ऊपर किसी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करने के बाद में सेंड के अंदर जाओ। अगर विंडोज काम में ले रहे हो आप तो सेंड के अंदर जाओ, और सेंड के अंदर जाके आपको एक कमांड मिलेगी कंप्रेस, उस पर क्लिक करोगे तो वो एक रिड्यूस साइज की फाइल क्रिएट कर देगा, जिसका लास्ट में एक्सटेंशन नेम होगा डॉट जिप। क्या होगा? .zip। ठीक है, अब देखो ये एक्सटेंशन नेम वैसे ही होता है जैसे सर नेम होता है, अपने नाम के साथ में सर नेम होता है। जैसे मान लीजिए किसी फाइल का नाम है abc.doc यानी डॉक, तो ये डॉक्यूमेंट फाइल है, वर्ड की फाइल है। 2000 तक इसी एक्सटेंशन के साथ आता था। 2000 ऑफिस 2007 जो MS ऑफिस 2007 है, वहां से अब इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन चेंज हो गया, 4 अक्षरों का हो गया, वो है एक्स लास्ट में जुड़ गया। तो ये भी वर्ड की फाइल है। अगर एक्स लगा हुआ है तो वो 2007 या उससे आगे के वर्जन्स की फाइल है, और केवल डॉक लगा हुआ है तो वो जो है ऑफिस 95 97 या 2000 की फाइल है। तो आगे बात समझ में। अब जो इसके अंदर आप देखो, जैसे अगर आपको लास्ट में ये दिखे तो ये भी कंप्रेस फाइल होती है, डॉट रार, है ना। विनरार वगैरह से जिप मैंने आपको बता दी। एक होता है 7Z भी एक्सटेंशन होता है, एक होता है टार,
है ना, और एक होता है TZ। ये सब कंप्रेस फाइल के एक्सटेंशन है। ठीक है, उसके अलावा देख लेते हैं बैकअप। बैकअप का मतलब होता है कॉपी ऑफ ए डेटा। जैसे आपके फाइल पास में एक फाइल है ABC, और आपने अपने पेन ड्राइव में जो है उसकी कॉपी करके रख ली, तो आपके पास में दो जगह वो फाइल हो गई। कंप्यूटर में अगर करप्ट हो जाती है तो आप अपने पेन ड्राइव से उसको कॉपी कर देंगे, तो वो बैकअप हो गया। अनइंस्टॉल प्रोग्राम। अनइंस्टॉल प्रोग्राम का मतलब वो प्रोग्राम जो किसी दूसरे प्रोग्राम को आपके कंप्यूटर से हटा सके, अनइंस्टॉल कर सके। कंप्यूटर में प्रोग्राम को सेट करना या डालना इंस्टॉल कहलाता है, प्रोसेस इंस्टॉलेशन कहलाती है, और उसको हटाना अनइंस्टॉल। ठीक है। कंप्रेसर डिस्क क्लीनअप, ये यूटिलिटी क्या करती है कि खाली स्पेस को बनाने के काम में आती है। और मतलब अगर आपने कोई फाइल आप डिलीट भी करते हैं, क्रिएट भी करते हैं, तो जब आप डिलीट कर देते हैं तो फाइल सिस्टम, जो मैंने अपने पहले क्वेश्चन में बताया था, फाइल सिस्टम में से उस फाइल की एंट्री खत्म हो जाती है, और जो है वो मूल डेटा कहीं ना कहीं डिस्क पे पड़ा रहता है उस फाइल का। तो ऐसी फाइलें जिनकी एंट्री फाइल सिस्टम में नहीं है, यानी कि आपने डिलीट कर दी है, उनको जो है रिमूव करने के लिए, उनको सेट करने के लिए, डिस्क को क्लीन करने के लिए ये यूटिलिटी काम में आती है। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलें। ये नेक्स्ट आ गया अपने पास में, पॉपुलर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, एक को छोड़कर? तो जो ये डॉस है, माइक्रोसॉफ्ट डॉस। माइक्रोसॉफ्ट डॉस का मतलब हुआ माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये करेक्टर यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में इनके बारे में डिटेल से बताया, आप वहां पर इस पर डिटेल से जान सकते हैं। ठीक है। तो इसको छोड़कर बाकी सारे ही नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा कुछ बनता नहीं है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये नेक्स्ट आ गया, ये है CTRL, शिफ्ट और ALT। ये कीज हैं, कीबोर्ड के ऊपर होती हैं। ये क्या कहलाती हैं? तो देखो, एडजस्टमेंट की तो कोई होती नहीं है, वैसे अपन कर्सर का एडजस्टमेंट एरो की से करते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है फंक्शन की। फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक, यानी F12 तक होती है, तो ये भी हो गया। उसके बाद में आता है मॉडिफायर की। जी हाँ, ये मॉडिफायर की है, जो किसी दूसरे की के साथ कंबाइन करके हम उस की जो है वर्किंग को इम्प्रूव कर देते हैं। जैसे एस की है, ठीक है, और अगर आपने कंट्रोल के साथ एस दबाया तो अब एस टाइप नहीं होगा, उसकी जगह वो सेव का काम करने लग जाएगी। तो हमने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया उसकी फंक्शनलिटी को, उसकी की। अल्फा न्यूमेरिक की का तो मतलब ये हुआ कि जैसे लैपटॉप पे आपने देखा होगा, ऊपर ही ऊपर जो है वो नंबर्स होते हैं और उसके नीचे अल्फाबेट होते हैं। तो इस तरीके का यदि कोई कीपैड है तो वो अल्फा न्यूमेरिक कीज में आता है। उसके अलावा मोबाइल में भी आपने देखा होगा, जहाँ से आप नंबर टाइप करते हैं तो उसी के नीचे छोटे छोटे अल्फाबेट्स भी लिखे होते हैं। तो किसी स्पेसिफिक टाइम तक अगर आप उस की को दबा कर रखते हैं तो वो नंबर की जगह फिर अल्फाबेट टाइप होने लग जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ सी, मॉडिफायर कीज। अगला देखते हैं अपन, प्रिंट डिवाइस रिजोल्यूशंस आर मेजर्ड इन। अगर कोई प्रिंटर है, प्रिंट करने वाला कोई उपकरण है, तो उसका रेजोल्यूशन किस में मेजर होता है, किस में नापा जाता है? तो ये मैंने प्रिंटर जब पढ़ाया था तो उसके अंदर भी बताया था, और भी कई टर्म्स बताइए, आप उस वीडियो से देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है डॉट पर इंच। बाइट पर इंच नहीं हो सकता, बाइट एक डेटा यूनिट है। ठीक है। पिक्चर पर इंच नहीं हो सकता, इमेज पर इंच नहीं हो सकता। तो कुल मिला के ऑप्शन ए जो है ये इसका सही आंसर हुआ। डिटेल आप प्रिंटर वाले वीडियो के अंदर देख सकते हैं। अपने पास में अनवांटेड रिपीटियस मैसेजेस सच एज ए अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल इज नोन एज, है ना, बार बार एक ही तरीके की ईमेल्स का आना क्या कहलाता है? जो अनवांटेड हम चाहते नहीं है या हमें पता नहीं है
कि भाई ये किस काम की है, और फालतू में ही एक ही तरीके की चीजें जो है एक ही ईमेल एड्रेस से बार बार हमारे पास में मेल्स आ रही हैं, तो वो क्या कहलाती है? देखो, थ्रेश का मतलब होता है रिसाइकिल बिन, या वो जगह जहाँ पर टेम्परेरी डिलीट की हुई फाइलें स्टोर होती है। एक्सीडेंटल अगर अपन डिलीट कर दें और हमें वो डिलीट नहीं करनी थी, तो हम थ्रेश में से जाके रिसाइकिल बिन, पहले इसको रिसाइकिल बिन भी विंडोज के अंदर रिसाइकिल बिन के नाम से मिलती थी, अब ये जो है नाम बदल के थ्रेश आ गया। और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइनेक्स है तो उसमें आपको थ्रेश नाम ही मिलेगा, तो वहां से आप कर सकते हैं। बाकी के ये जो नाम है ये फ़ॉन्ट्स के नाम है। टीटीएफ फ़ॉन्ट्स होते हैं, ट्रू टाइप फ़ॉन्ट्स, ठीक है, उनके नाम है। तो सही आंसर है इसका ए, स्पैम। ऐसी ईमेल्स क्या कहलाती है? स्पैम ईमेल्स कहलाती है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग आईपी एड्रेसेस एंड मैनेजिंग द डोमेन नेम सिस्टम? इनमें से कौन आईपी एड्रेस अलॉट करने, आवंटित करने और डोमेन नेम सिस्टम को मैनेज करने के लिए उत्तरदायी है, रेस्पॉन्सिबल है? ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। ये जो दो नाम हैं बी और सी में, ये तो एक एजेंसी के नाम है जो एनजीओ टाइप एजेंसी है, नॉन प्रॉफिटेबल एजेंसी है, प्राइवेट कंपनी है। और डी ऑप्शन बचता है नन ऑफ दीज, तो इनमें से कोई नहीं है, तो ये तीन ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए। अब आता है अपने पास में डोमेन नेम वेयर हाउसिंग, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डोमेन नेम वेयर हाउसिंग। अब ये होता क्या है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लें। तो देखो, इसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा डोमेन नेम होता क्या है। डोमेन नेम आप इस तरीके से समझे कि कोई भी नेटवर्क के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर जब कोई भी सिस्टम होता है तो उसका एक एड्रेस होता है जिसको अपन आईपी एड्रेस कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। ये लॉजिकल एड्रेस होता है, मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में बताया मैंने आपको। तो ये जो एड्रेस होता है इसको जो है याद रखना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि हर लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स जो हैं, नेटवर्क सर्वर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं और उनके अलग अलग एड्रेस हैं। तो ये थोड़ा टिपिकल हो गया याद रखना। तो इसको सरल करने के लिए क्या किया गया कि ये जो आईपी एड्रेस है वो किसी ना किसी नाम से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आईपी एड्रेस है और इसके साथ में हमने नाम जोड़ दिया गूगल। नाम क्या जोड़ दिया? गूगल, www.google.com। तो ये जो नाम हुआ इसको हम याद रख सकते हैं, तो ये तो है डोमेन नेम। ठीक है, और या होस्ट का नाम भी कह सकते हो आप इसको। और जब आप ये अपने वेब ब्राउजर में, जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है या अब लेटेस्ट जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है रिप्लेस हो गया एज से, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर से, या गूगल का क्रोम है या फायरफॉक्स, मोजिला का फायरफॉक्स है, उसमें जब आप एड्रेस बार के ऊपर टाइप करते हो www.google.com, तो ये जो रिक्वेस्ट है वो आपसे जाती है किसी सर्वर पर, और सर्वर क्या करता है कि अपनी डायरेक्टरी के अंदर ये चेक करता है कि ये google.com का आईपी एड्रेस क्या है। वो जब आईपी एड्रेस उसको मिल जाता है तो उससे वो आप दोनों सर्वर और क्लाइंट के बीच में या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश कर देता है आईपी एड्रेस से। ठीक है, तो बेसिकली जो है आईपी एड्रेस के बिना कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसको इजी करने के लिए जो है हमने हर आईपी एड्रेस का एक नाम रख देते हैं, रजिस्टर्ड कर देते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसके अंदर जो जो चीजें इंक्लूड होती है, जो डायरेक्टरी है, डीएनएस डायरेक्टरी, डोमेन नेम सिस्टम की डायरेक्टरी, उसके अंदर आईपी एड्रेसेस और रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो एक्टिव हैं, जो एक्टिव नहीं है, इन सब का जो रिकॉर्ड है वो कहाँ मिलेगा आपको? डोमेन नेम वेयर हाउसिंग के अंदर। आ गई बात समझ में? तो नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट आ गया, द परफॉर्मेंस ऑफ द हार्ड ड्राइव और द अदर स्टोरेज। हार्ड ड्राइव या किसी दूसरे स्टोरेज डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है, मीन्स हाउ लॉन्ग इट टेक टू लोकेट ए फाइल इज कॉल्ड, कि वो कितना समय लेगी किसी फाइल को लोकेट करने के लिए, है ना। तो देखो, रेस्पॉन्स टाइम का मतलब होता है कि जब रिक्वेस्ट सबमिट हुई और सबमिट होने के कितने देर बाद में आपको आउटपुट मिला, तो ये तो होता है रेस्पॉन्स टाइम। एक्सेस टाइम का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को ढूंढकर और उसे प्राप्त करने तक पहुंचना, ये एक्सेस टाइम हो गया। ठीक है। क्विक टाइम नाम की कोई चीज नहीं होती है, नन ऑफ दीज डी ऑप्शन है, तो सही उत्तर इसका हुआ एक्सेस टाइम। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए, एक टर्म है इसलिए इसको शामिल कर लिया था, आप नोट कर लें। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन। ए वर्ड इन ए वेब पेज, एक शब्द है किसी वेब पेज के ऊपर, व्हेन क्लिक्ड, जब उस पर क्लिक किया जाता है माउस के द्वारा, ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट, तो कोई दूसरा वेब पेज खुल जाता है, तो ये क्या कहलाता है ना। तो अब ये यहाँ पे देखो, इसको आप नोट करते हैं ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। तो पहला है एंकर। एंकर जो होता है वो एक HTML की टैग है, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं पूरा एग्जाम्पल लिख देता हूं ताकि आपको लिखने का तरीका भी पता चल जाए कि एंकर टैग को लिखते कैसे हैं। ठीक है, HTML के अंदर, HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और ये जो लैंग्वेज है इसके अंदर हम वेब पेज बनाते हैं। ठीक है, ये क्लाइंट साइट स्क्रिप्टिंग में आती है, मतलब जो आपके कंप्यूटर के ऊपर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो जब आप उस वेबसाइट के ऊपर माउस से राइट क्लिक करके व्यू सोर्स में जाएंगे, तो जो कोडिंग आपको दिखाई देगी वो कोडिंग होगी HTML में। ठीक है, तो वेब पेज बनाने के काम में आती है, और उसके अंदर जो कमांड्स लिखी जाती हैं वो ग्रेटर देन लेस देन साइन के साथ में लिखी जाती है, जैसे मैंने यहाँ पर एंकर टैग लिखी है। ठीक है, ऐसे तो ये सही नहीं है, इसका पूरा होगा HREF, हाइपर रेफरेंस, और और डायरेक्ट जिस फाइल पे जाना है, जैसे अपन को जाना है abc.html, ये एक्सटेंशन नेम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। तो अब ये जो चीज है ये पूरी दिखाई नहीं देगी, केवल आपको वेब पेज के ऊपर नीले अक्षरों में जो है अंडरलाइन किया हुआ एक टेक्स्ट दिखाई देगा, इस तरीके से केवल ये दिखाई देगा आपको। और जैसे ही आप माउस को इसके ऊपर ले जाओगे, तो माउस पॉइंटर जो है वो हाथ के निशान में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही ये क्या करेगा, इसको ओपन कर देगा, इस फाइल को ओपन कर देगा। तो ये एक टैग है। ठीक है, और HTML में दो तरीके की टैग होती है, मैं सेपरेट वीडियो दे दूंगा HTML के ऊपर ताकि आपको क्लियर हो जाए, अभी आप समझ लें मोटा मोटा। दो तरीके की टैग होती है, एक टैग तो वो होती है जो बंद नहीं होती है, देखो ये ए टैग है और ये यहाँ से चालू हुई, ठीक है, और ये यहाँ पे बंद हो गई, है ना। इस तरीके से बंद करते हैं स्लेश के साथ में, तो ये कंटेनर टैग कहलाती है। और जो टैग के लास्ट में ऐसे नहीं लिखा जाता है, क्लोज नहीं किया जाता है, तो वो एम्प्टी टैग होती है। ठीक है, अब टैग का नाम है ए यानी एंकर टैग है ये, और जो HREF लगा रखा है ये इसका एट्रीब्यूट है। ठीक है, जो इसकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के काम में आता है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, लेकिन ये जो बना है इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं। हाइपरलिंक का मतलब होता है कि टेक्स्ट किसी दूसरे वेब पेज की तरफ आपको डायरेक्ट करेगी। ठीक है, रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब होता है कि आप
अगर HTML में बात करें तो रेफरेंस का मतलब हुआ कि आप किस रिसोर्स को लोकेट करना चाहते हैं, जैसे कि इसमें रेफरेंस हमने दिया abc.html, ठीक है। और फिर है URL। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट के ऊपर किसी रिसोर्स, वेबसाइट या वेब पोर्टल जो है उसके ऊपर आप क्या खोलना चाहते हैं, या आप यूं समझ लीजिए कि HTTPS से लेकर www डॉट से लेकर होस्ट का नाम डॉट कॉम और आगे इंडेक्स या होम डॉट HTML वहां तक का पूरा ये क्या कहलाएगा, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैंने कुछ शामिल किए थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चंस लेके आऊंगा। आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ मैं जो बता रहा हूं आपको उनको नोट करते रहें, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा आप प्रैक्टिस ऐप भी मेरी ले सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे, जय कुमार इंडिया 01, या गॉफ ई सॉल्यूशंस के ऊपर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा रखी है। अगर आप अपने किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है।